तो आगे स्टार्ट करते हैं। रोलर, ठीक है, रोलर। अब रोलर में हमारे ना आप लोग तमाम देखे भी होंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सारे रोलर यूज किए जाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है ना, तो टेक्नोलॉजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो रोलर का अलग अलग तरीके के रोलर भी आने लगे हैं। पहले क्या था, वो सिंपल वाला रोलर था। कौन सा रोलर था पहले? पहले ये वाला रोलर था, सिंपल वाला। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। पहले ये वाला रोलर बस था, ये वाला, जो कि गाँव वगैरह में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। ये वाला रोलर देख रहे हैं, ये वाला रोलर था पहले। अब इसका उपयोग बहुत कम हो गया है, इसकी जगह पे और तरह तरह के रोलर आ गए हैं, ठीक है। क्लास करिए, अब बस करिए हैंड रेज वगैरह करना, ठीक। हाँ आशुतोष बोलिए, बोलिए तुरंत, जल्दी से क्लास आगे बढ़ाए। हाँ बताइए। लखनऊ यूनिवर्सिटी तो हमें पता है एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, 27 से होगा। चलो, हाँ सबका होगा, कह तो रहे हैं हम, कहाँ झूठ बोल रहे हैं यार, नहीं होगा पोस्टपोन्ड, हम तो कह रहे हैं पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन वाला ये अभी नहीं क्लियर है। हाँ चलिए, पोस्टपोन्ड होगा तो हम बता रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं, ऐसा इधर देखिए, छोड़िए सब दुनियादारी यार। देखिए पहले क्या था कि पहले जो हम लोग रोलर यूज करते थे पहले के समय में, तो ये वाला रोलर यूज करते थे। इसमें दो पहिया होता है पीछे की तरफ, एक पहिया इस तरफ, एक पहिया उस तरफ, और एक आगे की तरफ यहाँ पर पहिया होता था। और ये जो है ना, ये हमारे क्या है कि ये इस रोलर को हम लोग स्टैटिक रोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक रोलर बोलते हैं, स्टैटिक रोलर बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक रोलर में क्या है ना कि इसमें जो है एकदम किसी के द्वारा फोर्स इसमें नहीं लगेगा, ना इसमें कंप्रेसर लगेगा, ना इसमें वाइब्रेटर कुछ लगेगा। बस इसमें क्या है ना, जो खुद का इसका वेट होगा, जो इसका सेल्फ वेट होगा, उसी की वजह से क्या होगा, दबाव लगता है, दाब लगता है, उसी की वजह से कंपैक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग स्टैटिक रोलर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये जो व्हील लगे हुए हैं, इन्हीं व्हील का ही वजह से क्या होता है, कंपैक्शन होता रहता है। तो ये हमारे क्या है, ये स्टैटिक रोलर। अब इसकी जगह पर इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है। मॉडिफाइड की बात अगर करें तो यहाँ पर इसको ऐसा नहीं, इसको हटा दिया गया है, नहीं, ये भी आजकल यूज होता है, लेकिन इसकी जगह पर अब और अच्छे अच्छे तरीके के वाइब्रेटरी रोलर भी यूज होने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ये किस प्रकार का रोलर है, ये भी वाइब्रेटरी रोलर है, ये भी वाइब्रेटरी रोलर है। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए इसका वजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा जो है पूरा मैकेनिकली तरीके से इसको बनाया गया है कि इसमें वाइब्रेटर होता है। वाइब्रेटर की वजह से एक तो खुद का इसका वजन होता है, जिसकी वजह से ये लोड तो लगेगा ही, वो कंपैक्ट करेगा, और वाइब्रेटर जब इसका ऑन हो जाएगा तो और तेजी से वाइब्रेट करते हुए क्या करेगा, कंपैक्ट करेगा, ठीक है। और उसी तरह से सेम इसमें भी है। तो इसमें यहाँ पर क्या, एक यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक हमारा पहिया लगा हुआ है, एक तो पीछे से चलने के लिए इसके पहिया रहता है, यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या करता है, ये प्लेन ये भी रहेगा, लेकिन जो हमारा कंपैक्शन होगा वो इसी आगे वाले पहिए से होता है, ठीक है। इसमें दोनों तरफ क्या होगा, कंपैक्शन करने के लिए बनाया गया होता है। तो ये सब, ये सारे के सारे क्या है, ये सब हमारे रोलर में ही आएंगे। और इसमें कौन सा ये रोलर है, स्मूथ व्हील वाले रोलर हैं। ये कौन से हैं, ये सब स्मूथ व्हील वाले रोलर हैं, क्योंकि इनका जो व्हील है, इनका जो पहिया है, वो स्मूथ है, चिकना है। देखिए ये चिकना है, इसमें भी चिकना है, इसमें भी चिकना है। लेकिन जो हमारा स्मूथ व्हील वाले में ना, अगर सिंपल स्टैटिक वाला देखें तो स्टैटिक वाला तो ये रहा, ये कैसा है, स्टैटिक वाला है, तो स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर है ये। और ये क्या है, वाइब्रेटरी कह सकते हैं हम, वाइब्रेटरी स्मूथ व्हील रोलर है ये, ठीक है। तो आजकल ये ज्यादा चल रहा है, ट्रेंड में ये ज्यादा है, जैसे आप लोग की मोबाइल वगैरह नई नई ट्रेंड में चलती रहती, उसी प्रकार से आजकल ये सब ज्यादा चल रहे हैं। इनका भी उपयोग होता है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, इनको हम लोग बैलेट बैलेट बोलते हैं गाँव में ना, अपने देहाती भाषा में, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे ये रोलर होते हैं। अब इसकी खासियत देख लेते क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो स्मूथ व्हील रोलर,
ठीक है, इसमें वही वाला बना है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रचलित कन्वेंशनल 3 पहिए वाला रोलर होता है जिनका भार 2 टन से 20 टन तक होता है, हो सकता है। तो ये जो ये वाला की बात कर रहा है, ये वाले की बात कर रहा है, इसका भार 20 टन 2 टन से क्या है 2 टन से 20 टन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं जो जनरली यूज होता है ना वो 7 से 8 टन रहता है। कितना? 7 से 8 टन रहता है ये वाला, जो आपको देखते होंगे ऐसे जाता रहता है, ठीक है, वो 7 से 8 टन रहता है। लेकिन ये मिल आपको मतलब मार्केट में भाई बहुत अलग अलग वजन के रहते हैं, तो वो 2 से 20 टन के मार्केट में उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 7 से 8 टन वाले यूज होते हैं। कुछ रोलरों का भार बैलास्ट लोहे की कर्तन, देखिए जैसे क्या है ना कि अभी क्या है कि यहाँ पर तो दे रखा है कि 2 टन से 20 टन तक होता है, और कुछ रोलरों में क्या होता है ना कि भार उसका कम होता है, खुद का जो उसका वेट होता है वो कम होता है, लेकिन उसको वजन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बोरी में क्या भरेंगे, रोड़ी भर देते हैं, बैलास्ट भर देते हैं। तो बोरी में रोड़ी भरकर उसके ऊपर रख देंगे तो वजन क्या होगा उसका बढ़ जाएगा। या फिर लोहे की कतरन, लोहे की कतरन मतलब जो छिलके होते हैं ना लोहे के, फैक्ट्री वगैरह से निकलते हैं, वो भी बहुत वजन होते हैं, उनको भी बोरी में भरकर उस पर रख सकते हैं, वजन को बढ़ा सकते हैं। पानी वगैरह भर के रख देते हैं ड्रम वगैरह, ताकि उसका वजन क्या हो, बढ़ जाए। और सरकने वाले स्लाइडिंग वेट होते हैं, उन वेट जो वजन होते हैं ना जैसे बाट टाइप का, उसको रख देते हैं। इन सबको रखने की वजह से इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, उसके वजन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो बदला जा सकता है उसका जो है भार। तो कुछ रोलरों का भार अगर बदलना हो, कम से ज्यादा करना हो, तो आप इन सब विधियों को अपना सकते हैं, उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इन रोलरों के जो मुख्य गुण हैं, इन रोलरों में जो मेन हमारा जो प्रॉपर्टी ये होता है कि ये जो है मृदा के कंपैक्शन मतलब संघनन पर प्रभाव डालते हैं। तो ये कंपैक्शन करता है किसका, सॉइल का। अब सॉइल किसी भी टाइप का हो, अब वो उस पर डिपेंड करेगा, और अलग अलग टाइप के लिए हम लोग अलग अलग रोलर यूज करते हैं, ठीक है। वह संघनन वह कंपैक्शन करने वाले ड्रम के प्रति सेंटीमीटर चौड़ाई के कारण मृदा पर पड़ने वाला भार तथा पहियों रोलर का व्यास डायमीटर उसकी चौड़ाई, क्योंकि मृदा पर पड़ने वाले भार दबाव इन्हीं पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये कि ना देखिए क्या होता है, जो रोलर होता है, ये जो रोलर है ना, अब ये रोलर क्या होता है, यहां पर देखिए इसकी जो चौड़ाई की अगर बात करें, ये देखिए चौड़ाई की अगर बात करें, कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है, ये जो इसकी जो चौड़ाई है ना, इसी चौड़ाई पर क्या करेगा, कितने 1 सेंटीमीटर में कितना चौड़ा है, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर में यहां पर जो भार लगेगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे अब ये जो जगह स्पेस घेरेगा ना भाई, कुछ दूरी तक स्पेस घेरेगा, तो जितना दूरी तक स्पेस ये लेगा ऐसे लंबाई में, अब उस पर उतने पर क्या होगा, लोड पड़ जाएगा। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि उसकी चौड़ाई और डायमीटर, चौड़ाई कितना है और डायमीटर कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। जितनी चौड़ाई का रहेगा उसी हिसाब से उस पर दाब लगेगा, ठीक है। डायमीटर मतलब क्या है कि डायमीटर जो गोलाई है उस हिसाब से पूरी लंबाई में रोटेट करते हुए जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए जो है कम होने वाले दाब प्रेशर की दर पर प्रभाव डालती, इस कारण से रोलरों की कंपैक्शन क्या होगा, इन करते समय कुल भार तथा भार प्रति इकाई चौड़ाई, लोड पर यूनिट वेट, जो लोड लग रहा है पर यूनिट वेट, मतलब यहां पर है क्या कि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई पर कितना वेट लग रहा है, ये जो है इस तरह से इस पर वेट लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, इस प्रति इकाई चौड़ाई लोड पर यूनिट वेट स्पेसिफाई करना आवश्यक है। तो उस पर ऑलरेडी लिखा रहता है कि जैसे कोई भी हमारा रोलर होगा, अब वो टोटल तो 10 टन का ही है, लेकिन उसमें यह भी स्पेसिफाई होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई में कितना लोड लगा रहा है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई पर कितना लोड लगा रहा है, अगर वो रोलर चलेगा। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा ना कि कितनी लंबाई में कितना लोड लगा रहा है, उसी हिसाब से हमें जितना लोड लगाना हो उतने चक्कर हम क्या करेंगे, उस पर घुमाएंगे। भाई बार बार हम रोटेट उस पर क्या करेंगे, घुमाएंगे जब रोलर को, तो हमारा अच्छी तरीके से कंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 25 ब्लो मारते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो 25 ब्लो क्यों मार रहे हैं, क्योंकि वो निश्चित है कि हमको 25 बार मारना है। तो यहां पर भी उसी हिसाब से क्या है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर कितना, ये सेंटीमीटर पर कितना लोड दे रहा है, प्रति सेंटीमीटर पर, प्रति सेंटीमीटर विड्थ पर, प्रति सेंटीमीटर विड्थ पर कितना लोड इस पर लग रहा है, ठीक है। तो ये ही वही क्या होगा, उसकी शुष्क घनत्व ड्राई डेंसिटी फिर प्राप्त होगी, जितने पर वो लोड लगेगा, ठीक। प्रयोगशाला में जो हम लोग स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट करते हैं उसकी सहायता से हमें
यहां पर जो है प्राप्त होगा, जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि रोलर को प्रथम 8 बार घुमाने पर, जब इसको प्रैक्टिकल किया गया, तो इस रोलर को अगर आप पहली बार 8 बार घुमा रहे हैं, मतलब कि जैसे ही अभी उस पर कोई रोलर नहीं लगाए हैं, कोई रोलर नहीं लगाए, उसके बाद भी पहली बार जब आप उस पर घुमा रहे हैं, 8 बार आप घुमा रहे हैं, तब आपको शुष्क घनत्व काफी तेजी से बढ़ेगा। जैसे 8 बार, एक बार घुमाइए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार को घुमाते रहिए, 8 बार घुमाते रहेंगे, 8 बार तक वो क्या करेगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी देगा आपको। ठीक है, मतलब वहां पर क्या होगा, ड्राई डेंसिटी काफी तेजी से बढ़ेगा, ड्राई डेंसिटी की जो वैल्यू है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद अगर आप 9वीं या 10वीं बार उस पर रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, तो फिर वो तेजी से नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, ड्राई डेंसिटी बढ़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में तेजी से ड्राई डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि कंपैक्शन तेजी से होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद काफी इसके बाद काफी बार रोलर घुमाने पर भी शुष्क घनत्व में अपेक्षाकृत कम वृद्धि होती है। तो इसको घुमाने से यही है कि इसमें काफी तेजी से जो है ड्राई डेंसिटी को ये बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपैक्शन तेजी से होता है। अब इसमें क्या है ना, आजकल जो है कंपन वाले समतल ड्रम वाले ज्यादा यूज हो रहे हैं, वाइब्रेटरी स्मूथ रोलर ज्यादा यूज हो रहा है, स्मूथ ड्रम रोलर ज्यादा यूज हो रहा है। अच्छा, ये जो है ना, देखे होंगे आप, ये इसमें क्या है ना, ये पूरा इस तरह से, ये वाला तो हटा दीजिए, क्योंकि ये हमारा तो स्टैटिक वाला है, सिंपल। ठीक है, स्टैटिक हटा दीजिए। देखिए ये ड्रम जैसा है, ये ड्रम जैसा है ना, ये भी ड्रम जैसा है। अगर इसका वजन कम रहता है ना, इसके अंदर पानी भी भर देते हैं, क्या होता है, इसके अंदर पानी भर देंगे, वजन हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसा भी करते कहीं कहीं पर। तो अच्छा, इसमें यह भी खास बात होती कि ये वाइब्रेटरी होते हैं, तो इसमें वाइब्रेशन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो ये वाइब्रेटरी स्मूथ ड्रम रोलर का प्रचलन काफी बढ़ गया, तो आजकल सबसे ज्यादा वाइब्रेटरी यूज किया जाता है। ठीक है, ये अपने भार एवं कंपन के संयुक्त प्रवाह से मृदा को क्या करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, संघनित करते हैं। एक तो खुद का इनका वेट होगा, दूसरा जो हमारा क्या है, जो हमारा वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से भी क्या होगा, दबाव लगेगा। ठीक है, सामान्यतः यह 8 टन से 20 टन भार, कंपन की बारंबारता कितनी इसकी होगी, 30 से 40 हर्ट्ज होगी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं ना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं ना। प्रमोट कोई नहीं होगा, प्रमोट का झांसा मत दीजिए, ना सोचिए, कभी दिमाग में लाइए, प्रमोट कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके पास दूसरा भी ऑप्शन अवेलेबल है, एक बार पेपर करा भी चुका है, तो प्रमोट का ख्याल छोड़ दीजिए एकदम। ठीक है, अब यहां पर इसको समझिए कि कंपन की बारंबारता, देखिए जो वाइब्रेशन होता है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, जैसे मोबाइल में, किसी किसी मोबाइल में वाइब्रेशन बहुत तेजी से होता है, ठीक है, पूरा हिला देगा एकदम, किसी वाइब्रेशन धीरे धीरे होता है, पता ही नहीं चलता, बहुत मामूली सा वाइब्रेशन होगा। ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होती, कम ज्यादा होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। एम्पलीट्यूड कितना होगा, 1.5 mm से 1.72 mm तक होता है। अब जरा इसको समझिए कि फ्रीक्वेंसी है क्या, फ्रीक्वेंसी है क्या, आवृत्ति क्या है। देखिए जैसे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कोई पेंडुलम ले ले, पेंडुलम लेके आप समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी है क्या। ठीक है, एक मिनट रुकिए। देखिए, अच्छा यहां पर फ्रीक्वेंसी थोड़ा समझिए, फ्रीक्वेंसी है क्या इसमें। देखिए जैसे क्या है ना, पेंडुलम आप ले लीजिए कहीं से, यहां से क्या करें, हम एक ऐसे पेंडुलम लटका देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी, आवृत्ति देखनी, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे फ्रीक्वेंसी। देखिए इसको क्या करिए, इसको आप ऊपर खींचिए, ऊपर जब खींचेंगे तो यहां तक जाएगा। ठीक है, तो एक बार खींचेंगे तो इधर जाएगा, क्लियर। उसके बाद वहां से छोड़ दीजिए, क्या करिए, छोड़ दीजिए, फिर ये क्या होगा, वापिस ऐसे आएगा, यहां तक आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से जब छोड़ेंगे तो फिर यहां पर वापिस जाएगा ये। ठीक, तो एक एक रोटेशन क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, मतलब एक बार इधर गया, फिर पूरा उधर गया, फिर यहीं तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। तो ये क्या कर रहा है, एक रोटेशन पूरा पूरा कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, एक हो गई, कितना, एक फ्रीक्वेंसी हो गई, एक फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्ज में हम लोग लिखते हैं, एचजेड में। अभी देखिए, अब ये कितने टाइम में पूरा हो रहा है, ये 1 सेकंड में पूरा होगा, कितना, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में
एक सेकंड में यदि एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में कितना पूरा करे, एक बार अगर पूरा करे रोटेशन, या फिर एक सेकंड में चाहे जितनी बार पूरा करे, वही उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे हो सकता है एक सेकंड में कई बार पूरा कर दे, मतलब 25 बार 30 बार पूरा कर दे, तो एक सेकंड में जितनी बार ये पूरा करेगा ये रोटेशन, ठीक है, टोटल एक रोटेशन कैसा होगा, इधर जाएगा पूरा आएगा फिर हाफ पर आएगा, ठीक है, एक सेकंड में जितना रोटेशन ये पूरा करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। मतलब अगर देखिए यहां पर एक बार पूरा कर रहा था एक सेकंड में, तो 1 हर्टज हो गया, हो सकता है ये 20 बार रोटेशन कर जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 हर्टज हो जाएगा। क्लियर, 20 हर्टज, तो वही वो 30 हर्टज है, ठीक है। जब वाइब्रेशन हुआ तो तभी देखिए इतना तेज ऐसे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जैसे सपोज एक कोई हम क्या फार्क टाइप का ले लें, ऐसे फार्क टाइप का ले लें, ठीक है, अब इसको आप ऐसे खींचिए छोड़ दीजिए तो देखेंगे ऐसे ऐसे करता रहेगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वही क्या है, ये जो रोटेशन हो रहा है ऐसे से, एक बार इधर गया फिर उधर जाएगा फिर इधर आएगा, ठीक है। कोई चीज आप जैसे हिलाइए ऐसे, ये ऐसे ले लीजिए, कोई फार्क ले लीजिए, फार्क होता है ना, ऐसे खींचिए छोड़ दीजिए तो ऐसे ऐसे करता रहेगा, देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, यहां पर एक तरफ इधर जाएगा फिर पूरा गया फिर इधर हाफ आया, तो ये पूरा क्या होगा, एक हमारा पूरा रोटेशन कर रहा है। जो यहां पर बॉब है, ये क्या होता है, बॉब होता है ना, ये बॉब क्या कर रहा है, एक बार पूरा रोटेट अगर एक क्रिया पूरा कर रहा है तो, और इस करने में कितना टाइम लगेगा, एक सेकंड में जितनी बार ये रोटेट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आप कहेंगे सर एम्पलीट्यूड क्या होता, आयाम क्या होगा, आयाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड में क्या है ना कि ये मैक्सिमम, पहली बार मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जो मैक्सिमम एक पहली बार होगा, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा एक बार में, जैसे सपोज दैट ये क्या कर रहा है, खींचे इसको, ये तुरंत ऐसे इधर उधर करेगा, लेकिन मैक्सिमम पहली बार कितना कर रहा, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस हो जाती है एम्पलीट्यूड, ठीक है, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पर मैं आपको शार्ट टाइप में थोड़ा बता दिया, ठीक है। क्या हुआ भाई, कौन हैंड रेज किया, फिर से करिए किसी को डाउट हो तो। हम्म, चलिए ठीक है। अब आगे यहां पर देखिए तो वही चीज यहां पर है कि जो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 30 से 40 हर्ट्ज यहां पर है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड कितना है, 1.5 mm से 1.72 mm तक होगा, जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही, ठीक है। हाँ, चलिए, तो अपने मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है मैक्सिमम, वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये हमारा कंपेक्शन इस तरह से इसमें करेगा, ठीक। अब ये जो वाइब्रेटरी रोलर है, चाहे वाइब्रेटरी रोलर से कंपेक्शन करे, चाहे स्मूथ हमारा स्टैटिक रोलर से करें, ठीक। ये रोलर क्या है, ग्रेवल के लिए होंगे, बालू वगैरह, बालू सैंड्स होंगी, ग्रेवल थोड़ा बहुत गिट्टी वगैरह जो होते हैं, देखते होंगे रोड पर जब गिट्टियां डाली जाती हैं, तो इसी तरह का रोलर क्या करता है, उसको कंपैक्ट करता है, कहते हैं कुटाई कर रहा है, कंपैक्शन कर रहा है। कौन सा, ग्रेवली, जब गिट्टियां वगैरह होती हैं, डाली होती हैं, सैंड वगैरह है, चट्टानों के टुकड़े हैं, क्रस राक वगैरह है, ठीक है, अन्य सामग्री जिनमें पिसने वाली क्रिया, क्रशिंग एक्शन की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए अत्यंत उत्तम सुविधाजनक है। हम लोग कंपैक्शन किए जाने वाली लेयर को हम लोग मोटाई रोलर के भार कार्य के उद्देश्य पर निर्भर करती है। मृदा तह की मोटाई 15 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक रखते हैं। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर इसको हम लोग सॉइल के लिए नहीं यूज कर सकते, तो सॉइल के लिए बहुत कम यूज करते हैं, इतना समझ लीजिए, ना के बराबर, बहुत कम इसका उपयोग करते हैं सॉइल के लिए, ठीक है। सॉइल कंपैक्शन के लिए हम लोग बहुत कम इसका उपयोग करते हैं, ज्यादातर अगर सॉइल में भी, हाँ क्ले के लिए, सॉरी, क्ले के लिए बहुत कम यूज करेंगे, सॉइल के लिए तो करते हैं लेकिन क्ले के लिए बहुत कम करेंगे, ठीक है। क्ले के लिए बहुत कम यूज करते हैं, बट सॉइल में जो सैंड होता है, सैंडी सॉइल के लिए स्पेशली यूज ज्यादा करते हैं, या फिर ग्रेवली के लिए, क्रस्ट राक, कुछ राक वगैरह चट्टान वगैरह तोड़नी है उसके लिए हम लोग करते हैं। क्लेई जो सॉइल होती है उसके लिए बहुत कम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें चिपकने लगेगा, जब आप सॉइल के लिए करोगे ना तो सॉइल चिपकने लगता है इसी में खुद, ठीक है, इसलिए उसके लिए नहीं करते हैं। और ठीक, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर एक है न्यूमेटिक टायर रोलर, न्यूमेटिक टायर रोलर,
वातिल टायर रोलर। ये जो वातिल टायर रोलर वाला है, इसमें क्या है ना, टायर लगे होते हैं यहां पर इस तरह से, ये टायर लगे होंगे, इसी की वजह से क्या होता है, कंपैक्शन होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं इसका फिगर ओरिजिनली वाला, तो कहां है भाई, है नहीं क्या? न्यूमेटिक टायर रोलर ये रहा। ये क्यों आ रहा है बार बार? ठीक है, ये रहा। ये क्या है, न्यूमेटिक टायर रोलर है। किसकी कैपेसिटी बढ़ा दें? हम्म? वीडियो क्वालिटी तो है यार, मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क कई दिन से स्लो ही चल रहा है। हाँ, इसको रबर टायर रोलर भी बोलते हैं। हाँ बोलिए, कौन हैंडरेज किया था? नेटवर्क यार, मौसम थोड़ा सा बाधित है, इसकी वजह से जो नेटवर्क है ना वो इसमें इशू है। नहीं तो हम तो रिचार्ज किए हैं जो है 50 Mbps वाला। अब सोचिए 50 Mbps स्पीड है, सब तब पर भी नहीं मिल पा रहा है, और नेटवर्क वजह से स्पीड नहीं। आकाश बोलिए। कोई डाउट नहीं है, झूठ है कि हैंडरेज किए थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें क्या है ना, इसमें इस तरह से एक चबूतरा टाइप का बना रहेगा ये, और इसी में हमारे यहाँ पर ये यहाँ यहीं से कनेक्ट रहते हैं सारे। एक एक्सल रहेगा, इस एक्सल में सारे हमारे क्या होंगे, टायर कनेक्ट होते हैं। ये क्या है, टायर होते हैं, रबर टायर होते हैं, इस सारे रबर टायर कनेक्ट होते हैं। और ठीक ऐसे पीछे भी रबर टायर लगे होते हैं। अब इस बात का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि ये जो रबर टायर होते हैं ना, इनके बीच में जो गैप है, ये गैप तक फिल हो जाए, इसलिए ठीक गैप के सामने पीछे वाले टायर होते हैं। जैसे अगर इसको हम लोग टायरों की अगर स्थिति देख लिया जाए, थोड़ा सा टायरों की स्थिति देख लिया जाए, तभी ये समान कंपैक्शन करेंगे ना। समान कंपैक्शन कैसे करेंगे, ये जैसे ये सपोज दैट यहां पर है, तो आगे वाले जो टायर है ना, आगे वाले टायर सपोज दैट ऐसे हैं, क्या है, ऐसे हैं आगे वाले टायर, ऐसे हैं आगे वाले टायर। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे हैं। तो जो पीछे वाले टायर होंगे ना, ये पीछे वाले टायर तो इनके ठीक सामने नहीं होंगे। ये जो बीच में गैप है, ये जो गैप है यहां पर ऐसे होंगे। आई बात समझ में? मतलब जब ये चलेंगे ना, जब ये चलेंगे, ये सब टायर सारे चलेंगे, तो यहां पर एक समान कंपैक्शन करते हुए चलेंगे, ये पूरे एरिया में इधर कंपैक्शन करते हुए चलेंगे जब ये चलेंगे। तो मतलब कि यहां पर जो बीच में गैप है ना, ये जो गैप है, ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना, ये गैप, इनको गैप को ये वाला कंपैक्ट करेगा जो पीछे वाला टायर है। ठीक है, मतलब एक टाइम पर एक ही कंपैक्शन होगा, मतलब एक ही बार टायर्स कंपैक्शन होगा कुल मिलाकर। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो गैप है, गैप में ये चल रहा है, ये जो गैप है, ये गैप में ये वाला टायर चल रहे हैं पीछे वाले। तो ऐसा इसमें देखिए, ये क्या है, थोड़ा सा बाहर, ये देखिए अंदर है तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो इनके, यही इसमें खास बात होती है कि इनके बीच में जो है ना, गैप छूटने नहीं पाएगा, सेम उसी तरह से इसमें भी रहेंगे। ठीक, इनका उपयोग कहां करते हैं, इसको देखते हैं। नहीं, नहीं करेगा। अब हर जगह इनका उपयोग नहीं करेंगे ना, ये भी तो जानना है। हर हर प्रकार के सॉइल में, सभी प्रकार के सॉइल में नहीं उपयोग करेंगे इनको। बता रहे हैं कहां पर उपयोग करते हैं। कौन हैंडरेज कर रहा है, बताइए। नहीं आया, नाम नहीं शो कर रहा है। ठीक, हाँ मोहम्मद अली बोलिए। बोलिए मोहम्मद अली, बोलिए। चलिए, चैट में लिख दिया करिए ना, छोटे मोटे क्वेश्चंस हुआ करें तो। ठीक है, चलिए। अरे नोटिफिकेशन नहीं आता है, कभी कभी नहीं आता है। ठीक, तो वही चीज सेम यहां पर भी है, देखिए वही जो हमने वहां पर दिखा रहे थे, यहां पर कलरिंग फिगर नहीं है। अब यहां पर देखिए, न्यूमेटिक टायर रोलर या फिर रबर टायर रोलर भी इसको बोलते हैं। साधारणतः प्रयोग में आने वाले इन रोलरों में क्या होता है, एक चबूतरा प्लेटफार्म बना होगा, तो एक चबूतरा या प्लेटफार्म बना होता है। आप लोग, मैंने दिखाया भी, जो यहाँ पर चबूतरा या प्लेटफार्म बना है। ठीक है, एक चबूतरा या प्लेटफार्म क्या होगा, बना रहता है, धुरों पर एक्सिल पर ये लगा होगा। ठीक है,
अगले धुरे पर में पहिए इस प्रकार लगे रहते हैं कि पिछले पहियों के बीच के खाली स्थान को भर दें। तो इस प्रकार से रहेंगे ना कि बीच में जो गैप है उन गैप को दूसरा वाला पहिया जो पीछे वाला है उसको भरते हुए आगे बढ़े। ठीक है, कंपैक्शन के समय पूरी पट्टी पर एक साथ कंपैक्शन हो सके इसलिए आगे पीछे इस प्रकार पहिए एडजस्ट होते हैं, लगे होते हैं कि उनके बीच में जो गैप है उनको भी फिल करते हुए आएंगे। ठीक है, पहिए की कुल संख्या उनकी बनावट तथा रोलर के कुल भार पर निर्भर करती है। तो कितने पहिए लगे हैं, किस प्रकार का रोलर है उस पर डिपेंड करेगा, कितना उस पर लोडिंग है उस पर डिपेंड करेगा, कम ज्यादा पहिए लगे होंगे उसके अनुसार। कुछ विशिष्ट प्रकार के रोलरों में पहिए धुरे की अपेक्षा कुछ कोण पर झुके होते हैं, किसी किसी में थोड़ा तिरछा तिरछा जो है पहिया लगा रहता है। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा क्या करता है ना, नीडिंग गूंथने का कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है, गूंथने का, जिसके कारण वे मृदा को क्या करते हैं, सॉइल को गूंथने का कार्य करते हैं। इस क्रिया के कारण अच्छे परिणाम की आशा की जाती है। तो ये अगर ऐसा होता, लेकिन हमेशा सभी में नहीं होगा, कुछ ही में ऐसा खास रहता है उसी में बस होगा। अब ये रोलर कहां पर हम लोग यूज करेंगे, देखिए जरा, ये रोलर हम लोग फाइन ग्रेड मतलब सूक्ष्म कण, फाइन ग्रेड और विशेषतः सुवर्गीय बालू, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तो इसका भी उपयोग हम लोग जो है ज्यादातर अगर देखें तो जो महीन टाइप की हमारे क्या होंगे, बालू होंगे या फिर महीन टाइप की सॉइल मतलब क्ले होगी, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। या ससंजक कोहेसिव सॉइल के लिए अच्छे परिणाम तभी मिल सकते हैं यदि मृदा में जल की मात्रा 2% से या 4% कम हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये कोहेसिव सॉइल के हम तभी उपयोग करेंगे जब उसकी प्लास्टिसिटी लिमिट कितनी हो, 2 से 4% से कम होती है प्लास्टिक लिमिट, तभी हमारी कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होगी। अदरवाइज जो ज्यादातर किया है, जो हमारे महीन बालू हैं या हमारे वेल ग्रेडेड जो बालू होते हैं ना, सुवर्गीय बालू जिसमें सभी प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, ऐसे बालू उनके लिए ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, तो आपसे ना ये सही बताएं, जो तैयारी अगर एमसीक्यू पेपर आया ना, ऑनलाइन अगर एग्जाम हुआ तो उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। लिख देगा कि ये लिख देगा कि ये जो है फाइन ग्रेनेड सॉइल को कंपैक्ट करने के लिए किस प्रकार का रोलर सुटेबल है। तो अब वहां पे ऑप्शन दे देगा ढेर सारा, न्यूमेटिक टायर रोलर, स्मूथ व्हील रोलर। अब आप उसमें टिक मार करिए कौन सा ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो वो उसमें टिक मार करने के लिए रहता है। तो ऐसे ऑनलाइन जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं ना आपके एमसीक्यू वाले, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस बन के आएंगे कि किस किस प्रकार की सॉइल में कौन सा यूज करते हैं। ठीक, एक मिनट। हाँ मोहम्मद अली बोलिए, बोलिए। क्या चीज, देखिए इसीलिए ना वहां पर क्या था, पार्टिकल के जो हमारे सॉइल के पार्टिकल थे वो बड़े बड़े साइज के थे। जो ऊपर वाला था मतलब उसमें हम लोग स्टोन स्टोन टाइप का या फिर हम लोग गिट्टियां जो बड़ी बड़ी है उनका कंपेक्शन करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम बड़ी बड़ी गिट्टियों को करेंगे तो ये तो टायर है इसका खराब हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इसमें हम फाइन ग्रेन्ड एकदम महीन जो सूक्ष्म हमारे बालू होंगे, महीन बालू, उनके लिए करते हैं। या फिर वेल ग्रेडेड सैंड, ये भी महीन ही रहते हैं, हर तरह के पार्टिकल इसमें छोटे छोटे रहते हैं, छोटे से बड़े से थोड़ा थोड़ा। तो ये बालू के लिए स्पेशली, या फिर हमारे जो सॉइल होते हैं, सॉइल में भी अगर प्लास्टिसिटी कम है तो उनके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तब ये टायर हमारे खराब भी नहीं होंगे और कंपैक्ट भी अच्छे से होगा। लेकिन स्टैटिक वाले में जो बात करें वहां तो बड़े बड़े बोल्डर्स इन सब का क्या किया जाता है, कंपैक्शन किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के सॉइल के लिए हम लोग अलग अलग यूज करेंगे। ठीक है, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वही फिर टायर खराब हो जाएगा अगर इसको वहां पर यूज किए। उसको यहां पर यूज करोगे तो ये चिपकने लगेगा पूरा उसी में, ये इतना महीन रहता है कि चिपकाने लगेगा उसी में। आई बात समझ में। हाँ वो तो आप उसके लिए अलग अलग थोड़ी ना लेके आते हैं, सब उसी से कहते हैं कर डालो, क्या मतलब है। लेकिन आप इंजीनियर हो तो थोड़ा पढ़ो चीजों को। ठीक, चलिए एक दिन पोलिंग करवा लें, एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए कि ऑनलाइन होना चाहिए ना। चलिए
यदि कंपैक्शन करने वाले भार को बढ़ा दिया जाए, जो हम लोग कंपैक्शन कर रहे हैं उसके भार को अगर हम बढ़ाते हैं तो अनुकूलतम जलांश ओएमसी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा आप लोड को बढ़ा रहे हो तो जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक, कंपैक्शन की जाने वाली सॉइल की तह मोटाई साधारणतः 22.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहां अच्छे परिणामों की आवश्यकता हो वहां मोटाई इससे भी कम रखनी चाहिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो कम कम पतले पतले लेयर को बिछाइए, नहीं तो आप 22.5 तो कम से कम बिछाई दीजिए अधिकतम। ठीक है, ये रोलर साधारणतः 5 से 15 टन भार के होते हैं, लेकिन भारी रोलर अगर है 25 से 100 टन तक है, तब इसके लिए आप क्या करना है, जिनके पहियों का दाब कितना होगा, 10.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर तक होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर यह भी ध्यान रखना है, लेकिन ये जो हमारा है, ये हमारा जहां 25 से 100 टन होगा उसके लिए भी हमारा क्या होगा, पहियों का दाब वहां पर कितना आ जाएगा, 110.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होगा। लेकिन जो मैक्सिमम मोटाई है कोशिश करिए कि 22.5 सेंटीमीटर तक ही रहो, नहीं तो अच्छे से कंपैक्ट नहीं हो पाएगा। और अगर कंपैक्शन और अच्छा बेहतर लेना है, बेहतर रिजल्ट लेना है, तो उसकी थिकनेस को कम कर दीजिए और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन व्हीकल, ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, कुछ है नहीं खास, ये कोई रोलर होता नहीं है, ये कोई स्पेशल रोलर नहीं होता है। ये क्या होता है, कंस्ट्रक्शन व्हीकल। कंस्ट्रक्शन व्हीकल में कौन से व्हीकल आएंगे, जैसे सपोज दैट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रक वगैरह हुए, ट्रैक्टर वगैरह हुए। ठीक है, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन के व्हीकल हैं जो कंस्ट्रक्शन कामों में उपयोग किए जाते हैं। तो इनके टायरों की वजह से कंपैक्शन हो जाता है, क्योंकि बार बार ये गिट्टियां वगैरह लाते रहते हैं, सैंड लाते रहते हैं, इनमें इतना वजन वैसे ही होता है 25 टन 30 टन, जिससे क्या होता है, ऑलरेडी हमारी क्या है, रोड कंपैक्ट होने शुरू हो जाती हैं या सॉइल कंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा इन्हीं से। ठीक है, तो निर्माण सामग्री ढोने वाली गाड़ियां, जो निर्माण सामग्री ढोती हैं ट्रक वगैरह, उससे ही क्या होता है, कंपैक्शन यहां पर होने लगता है। एक मिनट रुकिए भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है, नेटवर्क बड़ा इशू है यार। दिनेश फिर से हैंड रेज करिए, सोचिए हम 50 MBPS नेट यूज कर रहे हैं तब यह हाल है। हाँ, अब नहीं हैंड रेज करना। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, नहीं करना। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो ये जो निर्माण सामग्री ढोने वाली जो गाड़ियां होती हैं ना, उनकी वजह से कंपैक्शन होने लगता है। उनमें जो टायर है ना, टायर की वजह से, भाई बड़े बड़े टायर तो उसमें भी लगे होते हैं ट्रक वगैरह में। ठीक है, तो सॉइल का जो कंपैक्शन है, इनका लगभग वही प्रभाव पड़ता है जो न्यूमेटिक टायर का पड़ता है। तो जो न्यूमेटिक टायर होते हैं ना, न्यूमेटिक टायर की वजह से क्या होता है, कंपैक्शन होता ही है, सेम उसी तरह से इनका भी कंपैक्शन। लेकिन अंतर क्या है कि इनमें बस किनारे किनारे पर होगा, बीच में नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रक वगैरह है, ट्रक में तो साइडों साइड किनारों किनारों पर टायर होते हैं, तो बीच में तो गैप छूटता चला जाएगा, तो यही इसकी थोड़ा सा कमियां हो जाती है। परंतु इन गाड़ियों के टायर द्वारा संपूर्ण मृदा का संग्रहण नहीं हो पाता है, तो पूर्ण रूप से कंपैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहिए आपस में काफी दूर दूर पर होते हैं। तो चालक भी पहली गाड़ियां द्वारा बने रास्ते पर ही गाड़ी चलाना अधिक पसंद करते हैं। तो एक दो बार जहां से गाड़ी गई होती वहीं से गाड़ी लेके जाते, देखते होंगे कहीं खेत वोत में भी, तो वहां पर ऐसे निशान बन जाते हैं ना, जिधर से गाड़ियां खूब जाती हैं ढेर सारे। ठीक है, तो इस कारण बीच का कुछ भाग कंपैक्शन होने से पूर्णतः रह जाता है। तो कंपैक्शन होता है, जहां जहां पर टायर जाएंगे वहीं पर कंपैक्ट होगा, बीच में वो छूट जाएंगे, तो इसलिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, जब इन भागों को कंपैक्शन करने के लिए अन्य रोलरों का उपयोग करते हैं तो वह भी इन भागों को ठीक प्रकार से संग्रहित नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर साइड साइड से कंपैक्शन हो गया ऑलरेडी, तो वो क्या करेगा, ऐसे दबा देगा साइडों पर, बीच में छूट जाएगा। बाद में कंपैक्ट करोगे तो सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि फूल जाता है, वो नीचे से ऐसे दबेगा साइडों से, तो बीच में फूल जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से नहीं हो पाता है, क्योंकि वे केवल पहले से कंपैक्टेड भागों पर होते हुए निकल जाते हैं। इस कारण निर्माण सामग्री ढोने वाली गाड़ियों को यदि संग्रहण के लिए प्रयोग में ला रहे हो तो यह ध्यान रखें कि आवश्यक है कि संपूर्ण क्षेत्र में होते हुए जाएं। तो ऐसे आप बना दो, वहां पर बोल दो कि भैया तुम क्या किया करो ना, जब भी आया करो तो ऐसे आया करो, जैसे क्या है, पूरी ये जमीन सरफेस है, तो वहां पर ऐसे बता दो कि ये इधर से पहिया होते हुए ऐसे जाए, ऐसे जाया करो, कल को आना तो इधर से ऐसे से जाना। ठीक है, ऐसे बना दो, परसों आना तो ऐसे से जाना, तो सभी पे होते हुए जाओ, एक ही पे ना जाओ। अगर ऐसा करते हो तो पूरा रोड क्या होगा, कंपैक्ट होता चला जाएगा दिन ब दिन। ठीक है,
क्योंकि उनको बता दो, कभी इधर से जाओ तो थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, ऐसे बताओ तो पूरा कॉम्पैक्ट होगा। बीच नहीं तो वो क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, बस ऐसे जाएंगे, ऐसे, बस इतने दूर कॉम्पैक्ट होगा, इतने दूर कॉम्पैक्ट होगा बस। अब बीच में छूटा रह जाएगा तो उनको बता दो भैया एक बार इधर से जाओ तो ऐसे भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ऐसे बता दो, ऐसे ऐसे एक बार चले जाएं, ऐसे ऐसे इधर से तो ये भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, फिर इधर से भी चले जाएं, ऐसे ऐसे भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो पूरा कॉम्पैक्शन हो जाएगा ना इस तरह से। क्लियर? तो पूरे पे हो जाएगा, तो एक बार इधर जाएं, एक बार इधर जाएं, एक बार इधर जाएं, इस तरह से तो पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर? सर टेस्ट पढ़ाइए। टेस्ट हम पढ़ाएंगे अभी नहीं, जब नोटिस आएगी तब पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। सीप फुट रोलर देखते हैं, सीप फुट रोलर, ठीक है, वही ग्रंथ निकालेंगे जो ग्रंथ से पिछली बार पढ़ाए थे, तमाम क्वेश्चंस फंसे थे अच्छे खासे। सीप फुट रोलर, सीप फुट रोलर, इन रोलरों में जो है देखिए ये नाम से ही क्लियर है, सीप फुट, सीप मतलब भेड़, भेड़ का जो पैर होता है ना, खुर, खुर जानते हो, जानवरों का खुर होता है, खुर, खुर होता है ना जानवरों का, जब जानवर चलते हैं, भेड़ी वगैरह चलती है, भेड़ भेड़, तो क्या होता है ऐसे जहां जहां पैर रखेंगे वहां निशान बन जाता है, उसी टाइप की ये भी रहेंगे, कहीं कहाँ रहेगा जो रोलर होता है ना, उसी में यहाँ पर क्या होगा, उसी में ऐसा ये ढांचा बना होगा कि वो क्या करेगा, धंसते हुए चलेगा। देखिएगा अभी आगे दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से होते हैं, देख रहे हैं ये, तो यहां पर क्या है ना, ऐसे यहां पर खांचे से निकले रहेंगे, देख रहे हैं, है रोलर ही, इसी में निकले रहते हैं। ठीक, अब ये जहां पर चलेगा ना, वहां पर ऐसे मिट्टियों क्या करेगा, इसे ऐसे ऐसे गूंथते हुए चलेगा, एकदम गूंथते हुए चलेगा मिट्टियों को, मिट्टी क्या करेगा, ये गूंथते हुए, सॉइल को गूंथते हुए चलेगा। ठीक है, इसके नीचे कोई आ जाए तो उसकी स्थिति खराब हो जाए, इतना समझ लो। ठीक, तो ये गूंथते हुए चलेंगे। क्लियर? तो यहां पर देखिए, ये रोलर में एक खोखला लोहे का बेलन होता है, हालो सिलिंड्रिकल स्टील ड्रम होता है, जिस बाहर की ओर उभरे हुए पैर, फीट क्या होते हैं, पैर, जैसे भेड़ का पैर होता है ना, उसी टाइप से आगे से खुर टाइप का निकला रहता है। ठीक, तो पैर फीट से निकले रहते हैं। रोलर का भार उसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, भीगी बालू और पानी भरकर बढ़ाया जा सकता है। तो जो ड्रम होता है, ड्रम के अंदर आप बालू बालू भर दीजिए, पानी वगैरह भर के आप वजन को बढ़ा सकते हो आवश्यकता अनुसार। ठीक है, ये रोलर अकेले तथा चौड़े, अकेले तथा जोड़ों पेयर में लोहे के चौखटों फ्रेम में जुड़े रहते हैं। ये विभिन्न व्यास तथा चौड़ाई के भी रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है सिंगल ही नहीं रहता है, कहीं कहीं पर डबल भी रहता है, पेयर भी रहता है। ठीक है, ये पेयर्स में भी उपलब्ध होते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, यहां पर तो जो देख रहे हैं ना, यहीं पर तो इसमें सेट है, क्या इसी में तो सेट है, ये ऑलरेडी इसी में इंजन वगैरह लगा दिया गया, चल रहा है जैसे रोलर होता है। कहीं कहीं पर ना ये रोलर, ये जो हमारा रोलर है ये अलग से रहेगा। ठीक है, ये अलग से रहेगा, और इसमें एक हमारा क्या है, ट्रैक्टर वगैरह से कनेक्ट करके इसको खींचते भी हैं। ठीक, ऐसा भी होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये क्या किया गया है, ये अलग से है, ये अलग से हैं, और यहाँ पर ट्रैक्टर वाला कनेक्ट करके और इसको खींचते हैं ट्रैक्टर से। तो इस तरह से ये ड्रम टाइप का रहेगा, इसमें हमारे क्या है, ये फुट लगे रहते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या होंगे, फुट लगे होंगे। पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से, हर एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके ड्रम तथा विभिन्न लंबाइयों के फीट में उपलब्ध रहेंगे। तो अलग अलग लंबाई के ड्रम भी होंगे, एक पेयर भी ड्रम होता है। जो फीट हैं, फीट छोटे निकले रहेंगे, बड़े भी निकले रहते हैं, इस तरह के भी मिलेंगे मार्केट में। इनके उभरे पैर प्रोजेक्टेड फीट शंकु के समान पीछे की अपेक्षा आगे कम मोटे, तो पीछे की अपेक्षा आगे ये कम मोटे होंगे, ऐसे नुकीले टाइप के थोड़ा बने रहते हैं। ठीक, क्लब आकार के हो सकते हैं। ये रोलर ट्रैक्टरों द्वारा भी खींचे जाते हैं, और एक भारी ट्रैक्टर द्वारा 3 रोलर आसानी से खींचे जा सकते हैं। अब जैसा ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर तो बहुत टाइप के आने लगे हैं, अलग अलग हार्स पावर के, 25 टन से 13 टन भार तक के ये होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। इन रोलरों का प्रदर्शन परफॉर्मेंस एक चक्कर में इनके पैरों द्वारा मृदा में पड़ने वाले दबाव पर निर्भर करता है। जो स्वयं रोलर के कुल भार और एक पैर के क्षेत्रफल, जो इसका एक निडल बन रहा है ना, आगे जो नुकीला हुआ भाग जो हमारा फीट है, उसके क्षेत्रफल पर ये क्या करेगा, इनके पैरों द्वारा मृदा पर पड़ने वाले दबाव पर निर्भर करेगा। और ये जो एक पैर के क्षेत्रफल है, इस पर एक समय में पृथ्वी के संपर्क में आने वाले पैरों की संख्या
प्रत्येक जो है ड्रम में पैरों की कुल संख्या पर निर्भर करेगी। तो एक ड्रम में कितने फीट लगे हुए हैं उस पर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा कितना कंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर लगा होगा तो ज्यादा कंपैक्ट करेगा, कम लगा होगा तो कम कंपैक्ट करेगा। ठीक, ये रोलर उन संसंजक मृदाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है जिनका जालांश प्रयोगशाला में मॉडिफाइड प्रॉक्टर कंपैक्शन द्वारा निकाले गए अनुकूलतम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लगभग बराबर हो। तो मैं बता दूं आपको, स्पेशली ये ज्यादातर ना कोहेसिव सॉइल के लिए उपयोग किए जाते हैं। किसके लिए? कोहेसिव सॉइल के लिए उपयोग किए जाएंगे ये। कोहेसिव सॉइल कौन से सॉइल होंगे? कोहेसिव सॉइल के लिए उपयोग किए जाएंगे जो हमारी क्ले वाली होंगी। क्ले के लिए अगर आप मॉडिफाइड टेस्ट कर रखे हो, मॉडिफाइड कंपैक्शन टेस्ट, मॉडिफाइड कंपैक्शन टेस्ट में खास बात यह है कि बहुत अधिक लोड देने पर, बहुत ज्यादा कंपैक्शन करने पर उनकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गेन की जाती है मॉडिफाइड वाले में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर उस तरह की सॉइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टेस्ट करते हैं। ये मतलब ये कंपैक्शन करेंगे तो वो टेस्ट जहां पर किए रहेंगे उसी के लिए कंपैक्शन ये करेंगे। ठीक है, अच्छे संग्रहण परिणामों के लिए कम से कम 8 बार रोलर का हम लोग क्या करेंगे, घुमाएंगे। कंपैक्शन होने वाली मृदा की परत मोटाई, इनके पैरों की लंबाई जो इनके फीट है 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे लंबे लंबे बाहर निकले हुए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लगभग 5 सेंटीमीटर ये फीट क्या होना चाहिए, बाहर निकला होना चाहिए। बहुत ज्यादा निकलेंगे तब पर भी नुकसानदायक है। इन रोलरों द्वारा कंपैक्शन मृदा में रंध्र समतल सतह वाले रोलरों तथा वातिल टायर, प्नूमेटिक टायर मतलब न्यूमेटिक टायर रोलर की अपेक्षा अधिक होते हैं। तो जहां पर ये देखिए, जहां पर ये कंपैक्ट कर देंगे, जो उनके रंध्र हैं समतल सतह पर वो क्या है, अदर की अपेक्षा इसमें अधिक रंध्र आपको मिलेंगे। ठीक है, और फिर उसको कंपैक्ट करेंगे बाद में तो उसके एयर निकल जाते हैं, तो अच्छे से ये पूर्ण रूप से कंपैक्ट हो जाएगा बाद में। इसी से नहीं कंपैक्ट होगा, इससे करने के बाद एक और हम लोग रोलर का उपयोग करेंगे। ठीक है, और जिसके कारण मृदा की जल शोषण सामर्थ्य, वाटर एब्जॉर्प्शन पावर भी अधिक रहती है। तो ये पानी क्या करेगा, ज्यादा सोखेगा। इसकी वजह से जब पानी ज्यादा सोखेगा तो जितना इसको मॉइस्चर कंटेंट चाहिए उतना ये सोख लेगा। ठीक है, और जल्दी से फिर क्या करेगा, कंपैक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर भी हमको एक बार चलाने की जरूरत है। कौन सा रोलर? स्टैटिक रोलर। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो टायर वाला रोलर। ठीक, इनका काम है ना कि गूंथ देना, एकदम गूंथ कर उनके अंदर जो जहां से सॉइल वाटर कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा था वहां तक पानी पहुंच जाए कुल मिलाकर। उसके बाद फिर दोबारा जब दूसरा रोलर चलाएं तो अच्छे से पूर्ण रूप से कंपैक्ट हो सके। ठीक है, वहां पर इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, यंत्र उपयोग करेंगे। उसके बाद यहां पर क्या है, वाइब्रेटर्स। ठीक है, ये क्या है, वाइब्रेटर्स हैं। इसमें हमारे देखिए दो तरीके के वाइब्रेटर्स होते हैं। एक तो असंतुलित भार वाले, आउट ऑफ बैलेंस वेट टाइप है। एक है एक है कंपन करने वाले द्रव चलित पल्स्टिंग हाइड्रोलिक टाइप एक है। तो यहां पर जरा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ चीजें यहां पर है, थोड़ा ध्यान देने की योग्य बातें हैं कि जो आजकल ज्यादातर जो यूज हो रहा है, वो ये रहा। ये क्या है, ये वाला हमारा क्या है, हाइड्रोलिक टाइप है। यहां पर क्या हो रहा है, ये कंप्रेस करेगा जब इसमें मोटर हमारा क्या होगा, चलेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और एक और ये रहा, ये तो मैनुअली वाला है ये। ठीक है, ये वही है, ये दोनों एक ही चीज है, बस कंपनी का अलग अलग फर्क है। यहां पर यही सेम है, हाथ से पकड़े हैं यहाँ पे एक लोग, यहां से पकड़कर यहां पर देखिए ये यहां पर स्प्रिंग वगैरह लगी होती है। और ये जब इंजन यहां से रोटेट होगा, ठीक, ये इसको रोटेशन होने की वजह से यहां से ये कनेक्ट रहेगा, इधर इधर ये इधर भी कनेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट रहेगा, ये तुम्हारा यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन जब क्रिएट होगा ना तो ये फिर जब घूमेगा तो इस तरह से कंपैक्ट करेगा। इसमें भी वाइब्रेशन टाइप का होगा। ठीक, उसी वाइब्रेशन से क्या करता है, ये कंपैक्ट करता है। भाई जब चलेगा तो वाइब्रेट होगा पूरा ये। ठीक है, ऐसा ये एडजस्टमेंट इसमें रहता है कि ये वाइब्रेट होने लगता है जो यहाँ पर ये मोटर लगा हुआ है। ठीक, और इसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होगा और ये कंपैक्ट करेगा इस तरह से। तो छोटे क्षेत्रों के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये रैमर का। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सॉरी वाइब्रेटर यूज बोलते हैं। ये रैमर है, ये तो हमारा रैमर है। रैमर अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम केवल आपका जो है ये वाइब्रेटर्स बता रहे, जो वाइब्रेटर का हम लोग यूज कर रहे हैं। एक वाइब्रेटर तो ये रहा। दूसरा वाइब्रेटर जो होता है ना वो इस तरह से होता है, यहाँ पर देखिए ये क्रेन टाइप का, क्रेन वगैरह टाइप का देखिए वाइब्रेटर ऐसा रहता है। आप लोग देखे होंगे ब्रिज वगैरह जहां पर बनता है, वहां पर जब भी ड्रिल किया जाता है ना तो उसमें पाइल डाला जाता है। तो पाइल को कंपैक्ट करके तब डाला जाता है अंदर। मैं बताया था ना कि पहले ड्रिल कर देंगे, उसके बाद
प्रीकास्ट पाइलें जो होती हैं उनको डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से कंप्रेस, आप कैसे कंप्रेस करेंगे ऊपर से, तो यहाँ पर एक रस्सी के माध्यम से रहता है और यहाँ पर लोड रहेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, नीचे जाएगा उसको, और यहाँ पर ये इसमें भी पूरे रॉड में ना, ये पूरे जो रॉड में इसमें वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा तो ये नीचे प्रेस करेगा और नीचे धीरे 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 ये अंदर घुसता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाइल होती है, पाइल नीचे चली जाती है धीरे धीरे, इसी के ऊपर, पाइल के ऊपर ही क्या करता है, दबाव डालता है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, वाइब्रेटरी, ये भी है, ये वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटर अलग से केवल वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट की वजह से वो क्या होगा, कंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं, इन रोलरों में असंतुलित भार, असंतुलित भार मतलब संतुलन नहीं रहता है, इतना समझ लीजिए कि भार यहाँ पर जरूरत पड़ने पर वहां पर वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने से वहां पर एक तरह से क्या होगा, दबाव लगने लगेगा, अथवा कंपन करने वाले द्रव चलित प्रकार का आउट ऑफ बैलेंस वेट टाइप पल्सिंग हाइड्रोलिक टाइप यंत्र रोलर हो, प्लेट पर लगा रहता है, तो एक प्लेट होगा उस पर ये अटैच रहेगा और धीरे धीरे ये नीचे दबाते हुए चला जाएगा, ठीक है। ऐसा आप लोग अक्सर देखोगे जहां पर ब्रिज वगैरह बनेगा ना, तो वहां पर पाइलिंग करने के लिए पाइल कर देंगे, कंक्रीट होती, कंक्रीट पाइल होगी उसको डाल देंगे, या फिर स्टील की पाइल होगी डाल देंगे, अब उसको नीचे दबाना है, तो दबाएंगे, तो इसी की मदद से दबाते हैं। प्रयोग द्वारा ये देखा गया कि इस प्रकार के रोलर ससंजनहीन मृदाओं के संघनन कंपैक्शन के लिए अति उत्तम है। तो जो ये वाला है पीछे एक बताए हैं, दूसरा भी है ना, ये तो क्या पाइल के लिए है, ये पाइल के लिए, और जो पीछे भी बताए थे वो स्पेशली कोहेसिव सॉइल के लिए है, ठीक। इनके द्वारा संग्रहित मृदा के शुष्क घनत्व एवं जलांश वही संबंध पाया जाता है जो प्रयोगशाला में मानक संघनन परीक्षण में पाया जाता है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर जो टेस्ट करते हो आप, सेम वही जो वहां पर कंपैक्शन प्राप्त करते हो वाटर कंटेंट पर, यहां पर भी आप वही चीज प्राप्त करते हो, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी यहां पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। कम कार्य क्षमता के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, इनका क्षेत्र सीमित होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में कंपैक्शन नहीं कर सकते हैं, छोटे एरिया के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये ससंजनहीन, मुख्यतः ससंजनहीन बालू, बजरी, ग्रेवल, सैंड, और ऐसा नहीं है, इनकी हम लोग जो है सॉइल के लिए भी यूज करते हैं, इसमें नहीं है, सॉइल के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अधिक घनत्व की आवश्यकता हो तो स्थान की कमी, अन्य कारण से, अन्य किसी स्थिति से हम लोग क्या कर सकते हैं, संभव ना हो तो वहां पर हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगर और बड़े रोलर नहीं उपयोग कर सकते हैं तो ये छोटे वाले क्या करते हैं, यहाँ पर वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे दुर्मुठ या रैमर। रैमर में ना मैं आपको बता दूं, गांव में देखे होंगे रैमर, गांव में कितने लोग ये वाला रैमर देखे हैं। देखिए दो तरीके के रैमर होंगे, एक तो हमारा आजकल जो मशीन इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिकी आ गया है, मैकेनिकली तरीके का रैमर, एक तो मैकेनिकली तरीके का रैमर आ चुका है, कहाँ गया भाई, ये क्या है, मैकेनिकल तरीके का रैमर है, ठीक है, ये क्या है, मैकेनिकल तरीके का रैमर है। और एक हमारा रैमर आपको मैं याद दिला दूं जरा सा, गांव में होगा दुरमुट, जो दुरमुट बोलते होंगे, कुछ इस टाइप से रहता है, कुछ इस टाइप से रहेगा, देखे होंगे, याद करिए, किसी के यहां होगा जरूर, बोलिए। इसी में हमारा क्या होता है, लकड़ी का एक ऐसे हम लोग लगा देते हैं राड टाइप का, क्यों, ऐसे रहता है ना, हाँ ठीक। तो ये क्या होता है, दुर्मुट होता है, क्या होता है, रैमर, रैमर या दुर्मुट, दोनों हैंड रैमर है, लेकिन ये क्या है, ये मैकेनिकली है, इसमें भी देखो नीचे प्लेट लगा होगा, ये क्या है, ये मैकेनिकली है, ये मैकेनिकली रैमर है, और ये देसी रैमर है, ठीक है, ये मैकेनिकली नहीं होता है, ठीक, ठीक है। तो ये रैमर आजकल ये इस तरह का यूज होने लगा है, ऐसे पकड़े रहेंगे और यहाँ पर ये वजन, इसमें भी थोड़ा वाइब्रेशन टाइप का होता है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रैमरिंग कर देते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ता रहता है वो। तो यहाँ पर देखिए एक भार गिराकर जैसे स्थूल पाइल गाड़ने में, ड्रॉपिंग वेट इंक्लूडिंग पाइल इक्विपमेंट, तो ये पाइलिंग गाड़ने में भी रैमर यूज होता है, ठीक है। एक है इंटरनल कंबस्टन, अंदर क्या होगा, कंबस्टन होगा, ज्वलन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, दाब नीचे लगेगा। एक है प्न्यूमेटिक टायर, न्यूमेटिक टाइप का वायु चलित एक होगा, ठीक है।
और भी वही हैंड रैमर जो अभी बताए देसी वाला वो वाला, ठीक है। तो ये सब होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, थ्योरी लिखने का भी कुछ तरीका होना चाहिए। लिख डाले हैं पूरा कौन सा देसी वाला, ठीक है, और वहां पर बीच में फिर लिख डाले कौन सा कंबस्टन वाला। तो ये साधारण हाथों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले दुर्मुट, जिनमें कुटाई के लिए नीचे की ओर लोहे अथवा पत्थर का टुकड़ा जिसका भार 3 से 4 किलोग्राम होता है। तो इसमें भी पत्थर का टुकड़ा लगा, लोहे का टुकड़ा लगा होता है, ये भी करीब 3 से 4 किलो का रहता है, ठीक है। ये ऊपर इसमें लकड़ी का हत्था लगा होता है, उसी से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पीटते हैं, ठीक है, उसी से ऐसे ऐसे पीटेंगे। तो ये रैमर हमारा होता है देसी वाला, ठीक है। और एक होता है यंत्र चलित या वायु चलित भी होता है, जिसका भार 50 से 150 किलोग्राम तक होता है। तो जो हाथ से वो पीट रहे हो, हाथ से पीटने वाले का वजन 3 से 4 किलो, और जो वहां पर मैकेनिकली होगा उसमें हमारा ज्यादा वजन होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या एक होता है अपना इंटरनल कंबस्टन किस्म के होंगे, जिसमें उछलने वाले क्या होंगे, दुर्मुट होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्राग दुर्मुट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा ना, कंबस्टन होगा भाई, हो सकता है मैकेनिकली तरीके का बना हो, कंबस्टन हो, और उसकी वजह से दबाव लग रहा हो उसमें, ठीक है। तो ऐसा इस तरह का आपको मिलेगा। इसका 1 टन तक, इसका भार 1 टन तक हो सकता है। तो इसका भार हमारा जो इंटरनल कंबस्टन वाला है 1 टन तक इसका भार हो सकता है। मृदा परत की मोटाई जो दुर्मुटों द्वारा अच्छी प्रकार से संग्रहित कंपैक्ट की जा सकती है। तो जहां पर हमारा कहीं पर कुछ ना पहुंचे, कहते नहीं जहां पर ना पहुंचे वहां पर जो है सुई पहुंचे, वही हाल है। तो जहां पर कुछ नहीं कंपैक्शन कर सकता कोई, वो वहां पर दुर्मुट कमाल कर सकता है, दुर्मुट कंपैक्शन कर सकता है, ठीक है। दुर्मुट के आधार बेस के व्यास पर निर्भर करती है, तो कितना उसका बेस है, आधार कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। और कम कार्य दक्षता के कारण ये वही उपयोग में लाए जाते हैं जहां रोलरों में संघनन संभव न हो। तो जहां रोलरों से कंपैक्शन नहीं हो सकता वहां पर ये कंपैक्शन करेंगे, ठीक है। खाइयों वगैरह में, पुलों वगैरह के साइडों में जो दीवारें होती हैं उनको उसमें कंपैक्शन करने के लिए, एबटमेंट वगैरह में जहाँ मिट्टी फिल किया जाता है वहां पर कंपैक्शन कर लिए, घरों वगैरह में भी यूज करते हैं इसका उपयोग लोग, ठीक है। तो जहां पर अच्छा इसकी जो इफिशियंसी हो, इफिशियंसी किस पर डिपेंड करेगी, जितना इसकी चौड़ाई होगी, ये जितनी चौड़ाई होगी इसका जो एरिया होगा, निचला एरिया, उस पर डिपेंड करेगी इसकी इफिशियंसी। एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा कवर करेगी, एरिया कम होगा तो कम कवर करेगा, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करेगा। अब आगे हम लोग यहां पर देखते हैं, ये तो हमारे हो गए ना कंपैक्शन करने वाले यंत्र, क्या है कंपैक्शन करने वाले हमारे क्या है, ये यंत्र हो गए। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, अभी तक हम लोग जो है, अभी तक हम लोग जो डेंसिटी निकाल रहे थे वो किसके लिए निकाल रहे थे, हाँ अंकिता बोलिए। हम्म। हम्म। मैकेनिकल रैमर का यूज तो वो भाई दिखा रहे जो हैंड से पकड़कर यहाँ लिए रहेंगे, और ये चलता है ना, इसमें इसमें क्या होता है, इंजन लगा होता है, ये चलेगा थोड़ा बहुत, ये ना वाइब्रेट भी करता रहता है ये इधर, उसके बाद इसको हम आगे ठेलते रहते हैं, आगे लेके जाएंगे कॉम्पैक्ट करता रहेगा, इसका वजन रहेगा। ना 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 ना, वो अपने आप ही उसमें ऐसा झटका लगेगा कि अपने आप ही आगे बढ़ेगा। इसी में क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसा ऐसे सिस्टम रहेगा ना ये अंदर से, कि ये प्लेट ही ऐसे से ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, और ये आगे बढ़ता रहेगा। पकड़ेंगे नहीं, केवल यहाँ पर ये पकड़े रहेंगे बस इस तरह दोनों हाथ से, ठीक है। देखना उसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर अभी तक हम लोग जो कंपैक्शन कर रहे थे उसका यंत्र, कौन सा यंत्र कैसे यूज किया जाता है। इसके पहले जो आपने 2 टेस्ट देखा था वो लैब टेस्ट देखा था, तो ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए, ड्राई डेंसिटी आप लैब टेस्ट से निकाल रहे थे, लेबोरेटरी से टेस्ट कर रहे थे। अब हम लोग यहां पर फील्ड डेंसिटी निकालेंगे, मतलब फील्ड से ड्राई डेंसिटी निकालेंगे। जब डायरेक्टली फील्ड में जाएंगे, सपोज दैट आपने क्या किया, अभी तक जो हमें पता नहीं था ना किसी सॉइल का, तो वहां का सॉइल का जो ड्राई डेंसिटी निकालना तो हम लेकर आए थे। लेकिन सपोज दैट क्या हो कि रोड बना दिया गया हो, रोड बना दिया गया हो, अब उस पर देखना है कि वहां की क्या ड्राई डेंसिटी होगी, कंपैक्शन कितना किया गया होगा, ये सारी चीजें जानकारी प्राप्त करनी हो, या कहीं पर सॉइल है उसकी कितनी ड्राई डेंसिटी है साइट पर, उसको निकालने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाएंगे। यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या है, स्थल इन फील्ड, साइट पर या फील्ड में मृदा का संघनन यंत्र कंपैक्शन इक्विपमेंट द्वारा आवश्यक शुष्क घनत्व
तक संघनन हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए प्रत्येक परत लेयर की कंपैक्शन के बाद उसका ड्राई डेंसिटी ज्ञात करते रहते हैं। यह निम्न विधियों से भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो रोड बन रहा है, मिट्टी का लेयर बिछाया जा रहा है या गिट्टियों का लेयर बिछाया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि हमको अब देखना है कि कितना यहां पर कंपैक्शन हो गया है। क्योंकि कैसे पता करोगे कितना कंपैक्शन हुआ है? हम कहें कि आपको यहाँ पर 60% कंपैक्शन कर देना है, तो कैसे करोगे कि 60% कंपैक्शन हो जाए? हम कहें ड्राई डेंसिटी इतनी यहाँ पर होगी तो इतना परसेंटेज कंपैक्शन हो जाएगा, कैसे पता करोगे? आप बस करते रहोगे दिन रात? ऐसा नहीं होता है। कंपैक्शन करने के बाद फिर इसका टेस्ट कर लेते हैं बीच बीच में 1-2 दिन पर कि यहाँ पर कंपैक्शन कितना परसेंट हो चुका है, नहीं तो फिर टेंडर फेल हो जाएगा अगर कंपैक्शन नहीं चेक करोगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कोर कटर मेथड करते हैं। सबसे इजी मेथड और सबसे फास्ट मेथड अगर कोई है डेंसिटी टेस्ट करने का फील्ड का, तो वो है कोर कटर मेथड। एक होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा होता है एक प्रॉक्टर नीडल मेथड। लेकिन यहां पर अगर देखें ना, तो कोर कटर मेथड तो 1 दिन तो लगता है इसको टेस्ट करने में। कहेंगे सर 1 दिन लगेगा टेस्ट करने में? देखिए बच्चे, 1 दिन पूरा नहीं लगता है, लेकिन इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं वो 1 दिन लग जाता है। क्योंकि किसी भी सॉइल का अगर आपको हम बोल दें कि मॉइस्चर कंटेंट निकालिए, तो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालने के आप क्या करोगे? उसको ले जाकर ओवन में रखोगे। ओवन में रखोगे तो 24 घंटा तो लगेगा ना भाई उसका मॉइस्चर कंटेंट देने में। भाई 24 घंटे के लिए ओवन में रखते हो, तो जब तक मॉइस्चर कंटेंट निकल के नहीं आएगा तब तक हमारा ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते? गामा डी गामा बी अपान 1+W। कोई भी टेस्ट अगर आप करती हो तो ये W निकालने के लिए हमको 24 घंटे का समय चाहिए होता है। जब तक आप ये समय नहीं मिलेगा तब तक आप कोई भी टेस्ट आप इजीली निकाल नहीं सकते रिजल्ट। तो यहां पर भी हमारा क्या है, 1 दिन तो लग ही जाएगा कम से कम। ठीक है, 1 दिन तो यहां पर लगता ही लगता है, इतना समझ लीजिए। तो जब भी फील्ड टेस्ट करेंगे हम लोग ना, तो वहां पर क्या होगा, इन सब के लिए 1 दिन तो लगेगा लगे, भले वो सारे रिजल्ट निकल जाएंगे। कहेंगे सर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है क्या कि जिससे हम लोग तुरंत रिजल्ट प्राप्त कर सके? है भैया। कौन सा टेस्ट है सर? तो वो है टेस्ट हमारा जो है वो है हमारा जो तीसरा वाला बताएं, प्रॉक्टर नीडल टेस्ट। देखिए एक तो है कोर कटर मेथड, इससे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये सबसे इजी होता है और इसी का उपयोग ज्यादातर लोग करते हैं, भले 1 दिन बाद रिजल्ट आए। ठीक है, और ये हर जगह अवेलेबल भी होता है। दूसरा जो मेथड है वो है हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है, रिप्लेसमेंट मेथड। ये नाम ही से पता चल रहा है कि हम सॉइल की जगह पर क्या करते हैं, सैंड को फिल करके उसका वजन वगैरह निकाल कर और फिर हम लोग यहाँ करते हैं डेंसिटी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सैंड रिप्लेसमेंट इसमें भी 24 घंटा लग जाता है टाइम, क्योंकि इसका भी जो मॉइस्चर कंटेंट निकालोगे तो 24 घंटा लगेगा। तीसरा वाला जो होता है, तीसरा वाला है प्रॉक्टर नीडल टेस्ट। प्रॉक्टर नीडल टेस्ट होता है, यहीं पर चीजों को समझ लीजिए, 1-2 क्वेश्चन तो यहीं पर निपट जाएंगे एमसीक्यू वाले आपके। प्रॉक्टर नीडल टेस्ट में क्या होता है, इससे हम लोग तुरंत रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कहेंगे सर कैसे तुरंत रिजल्ट प्राप्त करेंगे? क्या इसमें मॉइस्चर कंटेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं, इसमें मॉइस्चर कंटेंट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। ये खुद मॉइस्चर कंटेंट को आपको दे देगा। आपको ये मॉइस्चर कंटेंट भी दे देता है, आपको ये ड्राई डेंसिटी भी दे देता है। दोनों रिजल्ट आपको इससे प्राप्त हो जाएंगे इजीली। ठीक है, अब इजीली उतना नहीं कर सकते बट प्राप्त हो जाएंगे। कैसे करेंगे? इसमें तीनों चीजें अलग अलग। देखिए कोर कटर में तो आप जैसे निकालेंगे नॉर्मली, सैंड रिप्लेसमेंट में, लेकिन प्रॉक्टर नीडल वाले में ना एक जो हमारा पुराना वाला टेस्ट है। देखिए कोई भी अगर आप रोड बनाते हो, रोड बनाने से पहले उस वहां की उस सॉइल की आप क्या करते हो, सबसे पहले आप उसका ओएमसी निकालते हो, आफ्टर में मॉइस्चर कंटेंट निकालते हो उसका। और किससे निकालोगे? स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से। स्टैंडर्ड जो प्रॉक्टर टेस्ट आप लैब में किए थे, सॉइल ले जाकर उसका आप क्या करोगे, ग्राफ वगैरह बनाओगे, वहां पर ओएमसी वगैरह सब दिखाते हो ग्राफ पे। उसी ग्राफ का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसी सॉइल पर यूज करेंगे। जो सॉइल ले गए थे, अगर वहीं पर रोड बन रहा है तो वही ग्राफ फिर पुनः लेकर आएंगे और उस ग्राफ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पेनिट्रेशन जो हमारा रेजिस्टेंस आता है उसको भी वहां पर प्लांट करेंगे और कैलिब्रेट करके हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं कि वाटर कंटेंट कितना होगा और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इसमें कितना आएगा। तो इसमें हमारा जो पुराना वाला ग्राफ था उसका उपयोग करते हैं प्रॉक्टर नीडल वाले में। पुराना वाला ग्राफ मतलब जैसे हमें रोड जहां बनाना तो वहां सॉइल का तो हम लोग टेस्ट किए होंगे, मॉडिफाइड टेस्ट तो किए होंगे, ओ सॉरी स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट तो किए ही होंगे, बिना टेस्ट किए तो
रोड बना नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां का जहां का टेस्ट किए थे ना, वहीं का हम लोग क्या करेंगे, उसी ग्राफ को भी यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। कोई और ग्राफ यहां पर नहीं लाएंगे। तो ये हमारा प्रॉक्टर नीडल टेस्ट में यूज होगा। तो यहां पर जो 3 टेस्ट है ना, तीनों टेस्ट में अगर हम लोग देखें, अगर आपके थ्योरी पेपर होता तो उसमें ना इन दोनों टेस्ट नहीं आते लिखने के लिए, ना आपसे रिप्लेसमेंट पूछता, ना ही आपसे क्या पूछता, नीडल प्रॉक्टर वाला पूछता। आपसे जो पूछता वो पूछता कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि इसको हम लोग गिट्टियों वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। जैसे ऊपरी कोई लेयर गिट्टी बिछा दी है, अब उसका कंपैक्शन देखना है, तो वहां पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग कोर कटर मेथड का। चलिए अब यहां पर हम लोग आगे देखते हैं, आगे यहां पर देखते हैं कोर कटर मेथड। इसमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे जरा इसको समझिएगा। देखिए कोर कटर मेथड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे,